और चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी राज्यसभा तो परसों तक चली और जिसमें बहुत से देश के लिए जो मुद्दे उठाना था हमने वहाँ पर उठाने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार उन मुद्दों को कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं की। खासकर पेट्रोल और डीजल, गैस और इवन केरोसिन के जो दाम बढ़ा रहे हैं, और दाम इतने बढ़ाए हैं शायद आप सुन के हैरान होंगे। और आपको मालूम है क्योंकि चुनाव में तो बार बार ये मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। प्रति लीटर को उन्होंने 32 रुपए का टैक्स डालकर इस देश के गरीब किसान को, मध्यम वर्ग को, छोटे मोटे कारोबारियों को और यहाँ तक कि स्कूटर पे जो रोज़ाना जहाँ आकर काम करने वाले हैं सभी को उन्हें दरकिनारा कर दिया और प्रति लीटर को 32 रुपए के तौर पर टैक्स लगाकर आज इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कम से कम उनके दौरान 6 साल जो 7वां साल चल रहा है उन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए कमाए। जब हमने इसका हिसाब पूछा किन किन चीज़ों पे आप ये पैसे खर्च किए, गरीबों के जेब से तो लिए, किसानों के जेब से लिए, और लेने के बाद किन चीज़ों पर, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कौन से कार्यक्रम में ये पैसे आप डालें, इसका ब्यौरा भी हम पार्लियामेंट में पूछा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और आज देश के सामने आकर वो बड़े बड़े बातें बोलते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करके लोगों को बुलाते हैं और उनको यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और किए भी हैं, लेकिन जवाब वो कभी ये नहीं देते कि जो वायदे उन्होंने 15 लाख रुपए देने का उनका पहले का वायदा था वो तो पूरा नहीं करे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का था वो भी नहीं करे। और यहाँ तक कि जो हमारे कार्यक्रम नरेगा जैसे कार्यक्रम थे उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन अब वो खुद ही रियलाइज कर रहे हैं कि नरेगा के सिवाय हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम नहीं है। और आज महिलाएं इसमें नरेगा में ही काम करके अपना पेट पाल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतनी बड़ी, माइग्रेंट वर्कर्स तो परेशान हो गए। इतना रहते हुए भी वो सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके लोगों को गुमराह कर रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी
और राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि आसाम के लिए हम 5 पॉइंट का एक प्रोग्राम देंगे और वो प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। जैसा कि हम पहले चंद कार्यक्रम जनता को डायरेक्टली मदद करने के लिए फूड सिक्योरिटी का हो, नरेगा का हो, उसके बाद में कंपलसरी एजुकेशन देने का हो, आरटीआई का हो, ये सब हमने फंडामेंटल राइट्स में लाकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थे उसको हमने राइट्स के मुताबिक, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक डालकर लोगों को देने की पूरी कोशिश की और लोग उससे तृप्ति पाए। इसीलिए हम जो काम हम कर सकते हैं 5 साल में, उसका हमने हिसाब डाल के ही ये तय किया है कि पहला काम तो नो सीएए, ये किसी हालत में आसाम में ये लागू नहीं होगा। और नंबर 2, बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, 5 लाख सरकारी नौकरियां, तो सालाना 1 लाख सरकारी नौकरी एश्योर्ड जॉब हम देंगे। और इस दौरान में 5 साल के अंदर 25 लाख जॉब्स हम क्रिएट करेंगे और जितने भी नौजवान हैं उनको इसका फ़ायदा होगा और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी लोग करेंगे जो हमारे पहले स्कीम में भी थे। मैं तीसरा मुद्दा कहना चाहता हूँ, ये जो टी गार्डन में काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको प्रतिदिन मिनिमम वेजेस 365 रुपीस वेतन देने का हमने फैसला करके जनता के सामने जा रहे हैं। और चौथा, हर घर के लिए मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक, और जिसका दाम होता है कम से कम हर महीना 200 यूनिट्स 400 रुपये का। यानी ये भी अपने आप में गृहिणी को, महिलाओं को, घर में जो माताएं हमारे, जिनकी जिम्मेदारी होती है घर चलाने का, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और ये 200 यूनिट्स का एक लिमिट हमने बनाकर फ्री में देने की हमने हमारे इसमें बात की है। और दूसरा, हर गृहिणी को सम्मान के साथ जीने के लिए और उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए हर माह 2000 रुपये देने का हमारा वायदा है। और इन 5 वायदों के साथ हम जनता के सामने जा रहे हैं। और आज फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है और हमको जो रिपोर्ट आ रहे हैं, कांग्रेस इसमें डेफिनेटली बढ़त ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस को इसमें मिलने वाले हैं। ये
क्योंकि ये बदलाव है, लोग ये चाहते हैं और तंग हो गए हैं। ये जो सरकार चली, इसके लिए लोग उनके डेवलपमेंट से, उनके काम से, उनके रवैये से कोई भी खुश नहीं है। तो इसीलिए आज एक एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ लोग जो ये देश में अशांति फैलाने का काम जो कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, और हर बार हर जगह बहुत बड़े नेता लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्री भी आते हैं, तो ये असेंबली चुनाव में हिस्सा लेकर अपने बात को कहते हैं। यहाँ पर भी जैसा पार्लियामेंट में उन्होंने मोदी को वोट दो, मेरे इलेक्शन में भी ऐसा हो। मैं अपने जीवन में एक इलेक्शन भी नहीं हारा था। मैं 12 इलेक्शन कंटेस्ट किया, 11 इलेक्शन जीता। अब ये मेरा 49th ईयर चल रहा है। मेरे पास आ गए, मोदी साहब आए, शाह साहब आए, राजनाथ सिंह साहब आए और बहुत से साहब लोग आए, और सभी ने यही कहा मोदी को वोट दो। अरे वो कैंडिडेट वहां था, वह बीजेपी के कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं पूछे, मोदी को वोट। और यहाँ असेंबली इलेक्शन चल रही है, यहाँ के लोग तय करेंगे आसाम के हित में, आसाम को कौन सी सरकार चाहिए, कौन से लोग चाहिए, फिर यहां भी उनका नाम ही बोलते हैं। तो ये सोचने की बात है। और मेरे जीवन में मैं 55 साल से पॉलिटिक्स में हूं और 49 ईयर से मैं चुन के आ रहा हूं। अब ये पहली बार मैं राज्यसभा में आया। ठीक, हम हार जीत हम तो लोकतंत्र में मानना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो हर जगह प्रचार हो रही है अभी भी मोदी के नाम से ही हो रही है। यानी हम दो हमारा एक। अरे हम दो मीन्स प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। हमारा एक बोले तो नड्डा साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, बस 3। मुल्क को ऐसा नहीं बनाया जाता, मुल्क को सब मिल के बनाते हैं। आप जनता को तोड़ के रिलीजन के ऊपर, धर्म के नाते, जात के नाम पे, एरिया के नाम पे, टेरिटरी के नाम पे अगर लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को खुद होके तोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई भी उस पार्लियामेंट में कदम रख के अपने बात को रखने की कोशिश उन्होंने नहीं की। लेकिन जितना वक्त उन्होंने बाहर दिया चुनाव के लिए, उसका 1/4 भी पार्लियामेंट को नहीं दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि देश को बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। और बार बार ये कहते हैं, मैं बहुत आपको बताऊंगा कि 70 साल में आपने कांग्रेस ने क्या किया, और ये 70 साल में अगर कुछ नहीं किया कांग्रेस, तो ये सड़कें कैसे बने, ये रेल कैसे बने, आईआईटी कहाँ से आए, इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, विश्वविद्यालय बने, एटॉमिक एनर्जी स्थापना हो गई। देश में जब रॉकेट बनाने के लिए संस्थाएं बनाई, लाखों विद्यार्थियां और विद्यार्थी
देश के लिए उन्होंने जो आज काम कर रहे हैं, डॉक्टर बन के, नर्सेस बन के, ये सब किसकी देन है? ये तो कांग्रेस की है भी। और बार बार तुम 70 साल किए क्या किए, 70 साल क्या किए, अगर ये बोलते जाऊंगा तो मैं पूछता हूं उनको कि इस 70 साल में तो खास करके इस 70 साल में हम 50 साल हुकूमत की, 6 साल तो हमारे वाजपेयी जी ने किया, 3 साल तो मोरारजी देसाई ने किया, 1 साल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, 1 साल चंद्रशेखर ने किया, 1 साल देवेगौड़ा ने किया और 1 साल गुजराल ने किया। और अब आप 7 साल से हो, फिर भी 70 साल में क्या करे? आपको पकड़ के ही गिन रहे, यानी भाजपा को आप छोड़ दे रहे, मोरारजी देसाई को छोड़ दे रहे, जिस मिनिस्ट्री में वाजपेयी थे, आडवाणी थे। तो ये क्या बात करना, कब करना, कैसा करना, ये तो उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ लोगों को हमेशा दिशा भूल करते हैं कि कांग्रेस 70 साल में देश को बर्बाद किया। अपना 20 साल नहीं बोलते, लेकिन मैं पूरे आंकड़े देता हूं क्योंकि आपको भी वक्त होगा कि जो आपको मालूम है, बड़े बड़े जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, और अभी मैं बोला इसरो जैसे है, एटॉमिक एनर्जी है, और दूसरे जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब कब हुआ? अरे जिस देश में खाना नहीं मिलता था पेट भरने के लिए, आप अमेरिका से गेहूं मंगा के लोगों को खिलाते थे, और आज जो गोडाउन भर के खाना मिल रहा है, अन्नदान है, और गोडाउन की कमी रहने की वजह से वो सड़ के जा रहे हैं। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय लिया, देश का एक भी आदमी भूखा नहीं मरना, इसीलिए उन्होंने सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और उन्होंने कहा कि गरीबों को ये बांट दो। अब मिल रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध आज इतना, जिस देश में दूध की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी, तो उस देश में दूध भी हमने उत्पादन उसका किया। उसके बाद में शिक्षण, इतने संस्थाएं हमने बनाए। आप 2-3 चीजें बोले तो हैरान होंगे, क्योंकि वो हमेशा मोदी साहब भी यही बोलते हैं, कहीं भी जाओ, हमारे 5 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन आया। अरे इस देश में कितने विलेजेस हैं? कम से कम 6,95,000 विलेजेस हैं, और 6,95,000 विलेजेस में हमने तो 5,95,000 हमने किया था। सिर्फ बचे थे हार्डली सम 20,000 विलेजेस और समथिंग। तो वो ये 7 साल में करके कि वो बोल रहे हैं, मैं आपको 2013 तक 5,61,613 villages were electrified out of total 5,97,464 villages। तो इतना बड़ा हमने काम किया। तुम 2-4 हजार जो बचे कुचे थे, डिफिकल्ट एरियाज थे, जो टफ एरियाज थे, वो बचे हुए थे, वो आहिस्ता कर रहे थे। लेकिन
इनकी तकरीर कहीं भी देखो, पूरे देश में अगर इलेक्ट्रिसिटी लाई मोदी जी ने लाई। क्या 6 साल में सभी हुआ? ये आसाम में पुल बना, रेलवे लाइन बनी, यूनिगेस से ब्रॉडगेज, जो यूनिगेस ब्रॉडगेज बनी, ये सब क्या इन्हीं के ज़माने में बना? अरे मेरे को समझ में ना, जो चीज़ आप किए उतना क्रेडिट लो, जो चीज़ नहीं किए उसका भी क्रेडिट आप ले रहे और लोगों को दिशा भूल कर रहे। फिर ऐसा है, आज नौकरियां देने की बात कर रहे, जॉब देने की बात कर रहे, पहले भी आप आसाम में किए थे, कितने नौकरियां दिए? तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो आसाम में भी जो काम हुआ उसकी भी मेरे पास लिस्ट है रेल प्रोजेक्ट्स का। और 1947 में आसाम में रेलवे संचार प्रणाली ठप हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिश से 2 साल के भीतर असम लिंक परियोजना पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को ये चलने लगी गाड़ी। ऐसे राजधानी एक्सप्रेस होंगे, प्रोजेक्ट यूनिगेज का होगा और दूसरी चीज़ें भी हैं। अब ज़्यादा बताने में कोई, मैं ये नहीं समझता कि आपको सभी को मालूम है, आप पढ़ते भी हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो मोदी सरकार है और जिस मोदी सरकार को अपना यहाँ एक चेला बिठाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पहली बार उन्होंने सीएम का नाम डिक्लेयर नहीं किया। नहीं तो हर जगह जाते थे, ये हमारे सीएम है, ये हमारे सीएम है। दे आसाम का सीएम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे भाई? और लोग यहाँ से रोज उठा लेके जाए। और बंगाल में तो ऐसा हुआ, सुबह में डिफेक्ट कराना, दोपहर में एडमिट कराना, शाम में टिकट देना। अब देखिए, और आप बोले 75 साल के लोगों को हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है, ऐसा बोलते हैं। उसीलिए पाप बेचारे आडवाणी जी को कोने में बिठाया गया, मुरली मनोहर जोशी को कोने में बिठाया गया। ऐसे कई लोग हैं, चंद लोगों को गवर्नर उधर इधर भेज दिए। लेकिन अब केरल में 86 इयर्स का श्रीधर, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा केरला का, प्रोजेक्ट करके उसको टिकट दी। बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी से 2 गए थे, एक 82 साल का है, 82 का, और 84 का है। तो ये इनकी जो नीति है, खुद पलने के लिए एक डिक्टेटरशिप, मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए। तो ऐसी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आपको चाहिए क्या, जो डेमोक्रेटिकली आपकी बातें सुन के आपके कहने पर काम करेगी, वो सरकार चाहिए। तो उसीलिए हम अपील करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और मैं ये तो पहले पार्लियामेंट में भी जब 2019 में प्रेसिडेंशियल स्पीच हुआ, उस वक्त मैंने ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली उनको बताई। तब उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन दूसरी बात बोलते हैं सीए की और पोलराइज करने की, नहीं तो फिर याद दिलाते पुलवामा की। यानी जब जब उनको वोट चाहिए तब कुछ ना कुछ बोल के लोगों को गुमराह करो। तो इसलिए दोस्तों, मैं अपनी बात आपके सामने रखा हूँ। और खास करके ये लड़ाई जो है, देश को एक रखने का लड़ाई है, सबको मिल के रखने का लड़ाई है, और इंक्लूसिव ग्रोथ की लड़ाई है, सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, और समानता से जीने की ये लड़ाई है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये SC STs के लिए ये बहुत बात करते हैं
जहाँ जाओ वहाँ बात करेंगे, मंदिर मिला मंदिर की बात करेंगे, एससी मिला एसटी की बात करेंगे, और जो आदमी जिस कम्युनिटी का हो, जिस भावना का हो, उसको सामने आते ही उसकी बात करेंगे। आपको देखिए एट्रॉसिटीज में जहाँ जहाँ बीजेपी रूल कर रही है वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पे यूपी में जो टोटल केसेस 25.8% बढ़ गए त्यागी साहब आने के बाद। ये तो मैं समझा था ये साधु है, संत है, आराम से अपने मठ में बैठी है, लेकिन अब वो भी फिर रहे और हर जगह फिर के बहुत बोल रहे, लेकिन उनके स्टेट में 25.8% क्राइम्स बढ़े एससी एसटी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। और हाथरस जैसे इंसिडेंट हुए, पहले ओनो जैसे इंसिडेंट हो गए, फिर उसके बाद बिहार 14.2%, मध्य प्रदेश 11.5%। अब ये सब देखने के बाद आप ही तय कर सकते हैं कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी क्या किया। इनके 5 साल के पीरियड में जो 1,70,000 रुपए, 70,000 करोड़ जो बजट थी 4-5 साल में, उसमें से 50,000 करोड़ उन्होंने खर्च नहीं किया, 22%। अरे जो पैसा गरीबों के लिए आपने दिया था वो पैसा भी आपने खर्च नहीं किया। और ये हमारे आंकड़े ने अनस्टार्ड क्वेश्चंस में उन्होंने जो जो रिप्लाई दिए हैं उसका डाटा हमने कलेक्ट करके जनता के सामने रख रहे, खासकर माध्यमों के सामने इसलिए रख रहे कि इसका ये होने दो। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 क्राइम अगेंस्ट वुमेन 7.3 फ्रॉम दैट ऑफ 2018, यानी एक ही साल में 7% बढ़े। तो ये ऐसे चीजें इन्होंने ना एससी एसटी की भलाई की, और प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उसको डीनेशनलाइज कर रहे हैं, रेलवे इंश्योरेंस, उसके बाद बैंक्स, रेल। आप पहले तो होटल बेच लिए फर्स्ट टर्म में, जितने अशोका होटल, वो होटल, ये होटल, स्कूल अपने लोगों को जो देना, पहले टूरिज्म को खत्म करने के लिए होटल्स बेच लिए, अब रेल बेच रहे, एयरलाइंस बेच रहे, हवा एक बाकी है उनके कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो वो भी कर देते थे। ऐसे तो एक इससे और एक बहुत बड़ा मार गिरता है एसटी लोगों को कि उनके जो रिजर्वेशंस है वो पब्लिक सेक्टर में है, रेलवेज में है, उसके बाद जो बड़े बड़े कारखाने हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसमें उनको जो एश्योर्ड जॉब मिलना था उसको खत्म करने के लिए और अपने लोगों को ला के बिठाने के लिए ये कोशिश हो रही है, और इससे एससी एसटी भी परेशान है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देता, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि कब ख़त्म करते भाई, जल्दी समझाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने रखा हूँ, और बहुत कुछ है जो किसान एजिटेशन चल रहा है दिल्ली में, तो बहुत भारी संख्या में लोग दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। उसमें वो 3 चीज़ें हमने पार्लियामेंट में भी बताई और राज्यसभा लोकसभा में भी बताई, उसका विरोध भी किया, फिर भी
ये ब्रूट मेजॉरिटी रहने की वजह से वो ऐसी कानून पास कर दिए। उसमें पहला तो एक है कि उनकी मंशा मंडी खत्म करना और अदानी जैसे लोगों के हाथ में ये पूरा व्यापार जाना, अदानी, अंबानी और कोई है अलग अलग उनकी। दूसरी चीज, पहले एसेंशियल कमोडिटीज को काबू में रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में ही हुआ था, ताकि लोगों को सस्ते अनाज मिले, वस्तुओं की कीमत कम हो। इसीलिए वो ज़्यादा होर्डिंग कोई नहीं करना, उसको एक लिमिट डाले थे। तो इन्होंने वो छोड़ दिया, बोले कोई भी कितना भी होर्डिंग कर सकता है जी, अपने गोदाम में रख सकता है। तो कौन रख सकता है? जिसके पास खूब पैसा है, वो सस्ता लेके रख लेगा, फिर जब महंगी होती है तो बाजार में छोड़ेगा। किसान को मुश्किल ये हो जाएगा कि पैसे के आज के लिए छोटे मोटे, इस देश में छोटे किसान 86.5% है और बाकी के जो भी किसान हैं वो 14% या उनको भी तकलीफ होगी। लेकिन छोटे किसान क्या करते, जल्द से जल्द पैसे के लिए, गरीबी रहने की वजह से मंडी को जाते हैं। अब वो मंडी ही खत्म करे, उसमें अगर एमएसपी ही नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जो अमीर आदमी जो कोई रहता है पैसा जल्दी देता है, झट से उसको बेच देते हैं। ये दूसरा। तीसरा, इन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी जो अमीर आदमी किसी की भी जमीन लेके उसको कहेगा कि भाई इस जमीन में ये चीज आपको उगाना होगा, अगर वो चीज की क्वालिटी या उसमें कुछ खराबियां हैं, खराबियां अगर नहीं भी है, तो उनके पास उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कहेगा ये इस तुअर में, इस जवार में, इस गेहूं में, इस मक्के में ये खराबी है, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम इसको परचेस नहीं करेंगे। तो उससे वो किसान को तंग करेगा, आखिरी में अपनी खेत उसको बेच के आने के पूरी संभावना है। तो इसीलिए बड़े बड़े किसानदारों को, जमींदारों को तैयार करने के एक काम इन्होंने कर रहे हैं, काले बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं, और तीसरा मंडी को ख़त्म करके एमएसपी भी निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको कहना था। तो ये जो जनहित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, ऐसी चीज़ें भी ये लोग ला रहे हैं। और ऐसे बहुत से कानून लाए, उसमें भी एक सीएए वही कानून है। हम कितना भी विरोध किए, एज ए पार्लियामेंट मेंबर होके मैं पहले किया, फिर बाद में हमारे लोग राज्यसभा में भी किए, लेकिन वो किनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपना जो करना है हम करेंगे, आप जो करना है करो, यही उनकी रवैया है।